ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे कुछ फाइनल डिस्कशन करने वाले हैं। फाइनल डिस्कशन इन द सेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर है या फिर जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट आज थोड़ा कंक्लूजन्स भी करना है और कुछ इंपॉर्टेंट एरिया बाकी है जो मैं आज करवाने वाला हूँ। तो फिर आज उसको करते हुए बाकी जो भी है समझ लेते हैं। फिर मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक आइडिया क्लियर हो जाएगा, ये इंटरेस्ट का खेल क्या है, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का खेल क्या चलता है, या फिर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी, या फिर मतलब अपने अपना फाइनेंशियल जो भी हम लोग मॉडलिंग करते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग लाइक पर्सनल, एटलीस्ट जिसको हम लोग पर्सनल फाइनेंस भी बोलते हैं, एटलीस्ट पर्सनल फाइनेंस लेवल पे भी हम लोग अपना आइडिया को काफी एनहांस कर सकते हैं कि while taking any kind of decisions in any kind of financial investment, any kind of financial dealings, तो ये काफी हेल्पफुल एक चैप्टर है, बहुत मतलब डेली लाइफ। तो चलिए आज वाला जो टॉपिक है मैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ। कॉपी पेन रेडी कर लीजिए क्योंकि एफएम तो हम लोग बिना लिखे कर ही नहीं पाते। ओके, स्क्रीन शेयर हो गया ना? है दादा। हाँ हो गया। मैं लास्ट दिन कोई होमवर्क नहीं दिया था, मैं इसलिए नहीं दिया था क्योंकि आज मुझे एक साथ सब कुछ देना था, इसलिए मैं नहीं दिया, तो आज दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए काफी सारा क्वेश्चन। और शंकर जी का कुछ सवाल था इससे पहले भी, मैं उसका भी नेक्स्ट दिन एक साथ होमवर्क के साथ सोल्यूशन करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फाइनल क्लास। नेक्स्ट कुछ होगा तो अगर कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो उसका डिस्कशन होगा, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज, लास्ट डे एक क्वेश्चन करके कंप्लीट किए थे, याद है सबको? देखिए ना थोड़ा सा, x का वैल्यू निकाले थे, x इक्वल्स टू 5980। देखिए तो कॉपी एक बार चेक करके, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ निकाला था 5980। 5980। ये क्वेश्चन के बाद, इसके बाद, हाँ, ये जो क्वेश्चन का सोल्यूशन था इसके बाद ना मुझे एक नोट लिखाना था। क्या मैंने नोट लिखाया था आप लोगों को? कोई नहीं लिखाया था। हाँ दादा। ओके ठीक है, तो एक नोट प्लीज लिख लीजिए आफ्टर दिस क्वेश्चन ना। ये जो सवाल था इसके बाद एक नोट लिख लीजिए, बाद में भूल जाऊंगा। द टर्म 1/i, ओके, द टर्म 1/i, ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट 1 + i होल टू द पावर n - 1। ये तो आप लोग समझ ही गए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी का फॉर्मूला बता रहा हूं, है ना? दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी का फॉर्मूला ना? a अपॉन i था ना, a एन्युइटी वैल्यू a अपॉन i। हाँ, ए अपन a by i। ये जो a by i 1 + i होल टू द पावर n -1 ब्रैकेट क्लोज, ये आपका नॉर्मली दो फॉर्मूला था। एक था जिसमें और एक -1 इंटू 1 + i होता है जब हम लोग बिगिनिंग ऑफ द ईयर में करते हैं। वो तो आप लोगों के पास है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी कैलकुलेट करें तो क्या होगा, और एंड ऑफ द ईयर में अगर फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी कैलकुलेट करें तो क्या होगा। चलिए ये तो डिफरेंट है, बट कॉन्सेप्ट देखिए, द टर्म a by i, ये जो नोन एज फ्यूचर वैल्यू, ओके, एन्युइटी फैक्टर, ओके, फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी फैक्टर, मतलब ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी फैक्टर को ही एक्चुअली निकाल लेते हैं। इसको हम लोग AVAFB कहते हैं, ओके। बट वी विल, जो लोग स्पेशली एग्जाम वगैरह में, जो लोगों को एक्चुअली एग्जाम देना है, वी विल नॉट यूज दिस टर्म इन द एग्जाम। ध्यान रखिएगा, हाँ, एग्जाम में ये टर्म यूज नहीं करेंगे। ध्यान से बात को सुनिएगा। PVAF, जब हम लोग बोलते हैं ना, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर, ये टर्म को काफी यूज किया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। बट फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी फैक्टर ये टर्म उतना यूज नहीं किया जाता इन फिनांस, ये एक प्रैक्टिस में देखा गया है। तो अगर ना बोले तो आप खुद से यूज नहीं कीजिएगा, बट अगर क्वेश्चंस बोलता है तो इन दैट केस आप इसको जरूर यूज कीजिएगा। एक एग्जाम्पल लिखिए, एक एग्जाम्पल लिखिए, मैं आपको इसको एकदम सिंपली समझा सकता हूँ।
सर थोड़ा स्क्रॉल अप। ठीक है, यस सर। if you deposit 800 at the end of each year for 5 years, what will be the accumulated value at the end of 5 years? सर यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट वगैरह नहीं बोला. ओके, देयर इज नो इंटरेस्ट अमाउंट्स, नथिंग. इफ यू डिपॉजिट 800 at the end of each year for 5 years, what will be the accumulated value? What will be the accumulated value at the end of 5 years? आपको क्या गिवन है? if AVAF equals to 3.6204. This is given. Okay, this is given. ये जो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर का जो पॉइंट है ये आपको बोल के रखा है, तो आपका काम ना बड़ा आसान हो जाता है. एमसीक्यू सवाल में ना ऐसे पूछ सकता है आपको. सिंपल, अगर फैक्टर आपको बोला गया है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटू कर देना है. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुछ इस तरह का देखने हो जाएगा आपका जवाब 0 1 2 3 4 एंड 5. 5 साल है ना, डिपॉजिट कर रहे हैं 800 करके, 800 एट द एंड ऑफ ईच ईयर. एक्यूमुलेटेड वैल्यू आपको चाहिए एट द एंड ऑफ 5 ईयर. तो प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा 800 800 800 800 करके देते गए, एन्युटी फैक्टर देके रखा. मतलब एक्चुअली वो कोई भी एक परसेंटेज में ना, कोई भी एक परसेंटेज में, जो परसेंटेज यहाँ पर गिवन नहीं है बट दिस वन इज गिवन हियर 3.6204. ओके, तो आपको बस क्या करना चाहिए? क्या लगता है क्या करना चाहिए आपको? फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे? इंटू 3.204. बस मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा. देखिए तो कितना आ रहा है 2896.32. वेरी गुड, थैंक यू. काम बड़ा आसान हो गया. तो फैक्टर दे देने से फैक्टर को यूज कीजिएगा इन एग्जाम सिचुएशंस. रियल लाइफ में तो फैक्टर मिलेगा नहीं, आपको हमेशा कैलकुलेट ही करना होता है. ठीक है, तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे आपको कैलकुलेट ही करना होगा. बट अगर कहीं पर फैक्टर गिवन है या फिर आपको फैक्टर का चार्ट मिल गया तो फिर आप इस तरह से फैक्टर को यूज करके डायरेक्ट इनटू करके फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते. तो मतलब घबराने का मतलब नहीं है, या फिर कहीं पर भी एपीए बोला हुआ है ना, इसको देख के चिंता का विषय नहीं है. इसका मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर. ये आप लोगों को मैंने प्रेजेंट वैल्यू के केस में भी बताया था. लेकिन सर जैसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूजेबल बहुत ज्यादा है, अगर एग्जाम में डायरेक्ट नहीं बोलता है तो आप अपने से फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करके मत लिखिए. ठीक है, अगर क्वेश्चन बोला रहेगा तो आप यूज कर सकते. ठीक है, एक छोटा सा नोट था और कुछ नहीं. ठीक है ना प्रिया, रोशनी, ज्योति, क्लियर है ना पॉइंट? हाँ है दादा. ठीक है, चलिए अब एक न्यू पॉइंट हेडिंग कीजिए. रेसिडुअल्स. टाइम वैल्यू ऑफ मनी में रेसिडुअल्स का मतलब क्या है? चलिए देखिए, देयर इज अ टर्म, एक टर्म है जिसका नाम है कॉल कैपिटल रिकवरिंग रेशियो. There is a term called capital recovering
रेशियो. ओके, कैपिटल रिकवरिंग रेशियो, सॉरी रेशियो नहीं है, सॉरी कैपिटल रिकवरिंग फैक्टर, सर रेशियो, रेशियो मतलब कैपिटल रिकवरिंग फैक्टर, दैट इज प्यार से कहा जाता है CRF. ओके, CRF ये प्यार से कहा जाता है, कैपिटल रिकवरिंग फैक्टर. ठीक है, अब क्या है क्यों है आगे बताते हैं. We do not want to pressurize ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे किस पे, मतलब न्यू टर्म से. Do not pressurize ourselves with additional terms. एडिशनल टर्म्स आ गया तो फिर चिंता का विषय नहीं कि फिर से याद रखना होगा, नॉट लाइक दैट. एक बहुत आसान तरीका है. Hence it should be known that CRF is the reciprocal. CRF is the reciprocal. बंगाली में इसको बोलते हैं ऑनोनॉक. जिसको बंगाली समझ में आता है वो समझ सकता है. रेसिप्रोकल ऑफ PVAF. रेसिप्रोकल ऑफ PVAF, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर. अब इसको ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल तो फॉर्म करना ही पड़ेगा. तो चलिए एग्जांपल लिखिए और इसका मतलब भी समझ लीजिए. If you deposit 60,000 in a bank today, how much would you able to withdraw at the end of each year for 5 years? If CRF in the sense capital recovering factor is 0.2918. ओके, ये फैक्टर आपको बता के रखेंगे. ठीक है, कैपिटल रिकवरिंग फैक्टर, ये जैसे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसा ही एक तरीका है, बट डोंट नीड टू टेक टू मच प्रेशर अबाउट दिस थिंग्स. CRF आपको पता रहेगा. ठीक है, तो CRF अगर आपको पता है तो फिर आपको सिंपल क्या करना है, इसका मतलब पहले एक बार देख लेते हैं. जैसे हम लोग हमेशा प्रोफार्मा बना लेते हैं. आज आप यहाँ हो, आपको जाना है 5 साल, 1 2 3 4 and 5. तो 5 साल का मैटर है. आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए. आपको पता है कि आज आप कितना अमाउंट डाल रहे हो इस बैंक में, 60,000 ना. हेलो, 60,000 आप आज डिपॉजिट कर रहे हैं ना आज यहाँ पर टुडे. आपको पूछा जा रहा है कि ये अमाउंट क्या होगा. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. एक्स अमाउंट, इसको इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ही एक्चुअली कैलकुलेट करना है.
लेकिन प्रेजेंट वैल्यू का रेसिप्रोकल चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि 60,000 डिपॉजिट कर रहे हो ये पता है, बट हर ईयर के एंड पे ये जो एक्स अमाउंट है ये कितना होगा ये नहीं पता। इसका तो देखिए हम लोग नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट तो जानते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग लास्ट दिन भी ऐसा एग्जाम्स किए हैं। तो वो तो तरीका है, एक सिस्टम नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम का हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट व्हेन यू इफ यू नो द कैपिटल रिकवरिंग फैक्टर, फिर कैपिटल रिकवरिंग फैक्टर से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका तरीका कुछ ऐसा होगा, x into present value annuity factor equals to 60,000। x into PVAF का हम लोग एकदम स्टार्टिंग में इसके एक चीज लिखे थे, एक पॉइंट में बात किए थे। There is a term called capital recovering factor that is CRF. That is CRF. We do not want to pressurize ourselves, and it should be known as CRF. Is the reciprocal of PVAF. Point to be noted, huh? रेसिप्रोकल ऑफ पीवीएएफ, मतलब पीवीएएफ जो बोला रहेगा उसको जस्ट 1 बाई करना है। तो पीवीएएफ जो भी होगा तो सीआरएफ कैसे हो जाएगा 1 बाई सीआरएफ। पीवीएएफ का मतलब हो जाता है 1 बाई सीआरएफ। 1 बाई कैपिटल रिकवरिंग फैक्टर का मतलब ही होता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। इसका मतलब हो जाएगा 60,000। यही है इसका रेसिडुअल का, इसका मतलब यही होता है कि पीवीएएफ का रेसिप्रोकल इज दी एक्चुअली कैपिटल रिकवरिंग फैक्टर। 1 बाई हो जाएगा। अब 1 बाई करने से आपको तो पता ही है इसका क्या हिसाब है, x इंटू 1 बाई 0.2918 इक्वल्स टू 60,000। सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है x इक्वल्स टू 17,508। 17,508। बस इतना ही आपको एक्चुअली पूछ रहा था कि अगर आप 60,000 आज डिपॉजिट करते हो और अगर आपको कैपिटल रिकवरिंग फैक्टर आपको बता देता है तो 17,508 करके हर ईयर के एंड पे आप विथड्रॉल कर सकते हो। দাদা बोलो। বলছি সিআরএফ দেওয়া আছে, ডাইরেক্ট ইনটু করে দিলেও তো হয়ে যেত। हाँ हाँ बोल। বলছি সিআরএফ এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে যখন 60,000 এর সাথে ইনটু করে দিলেই তো হয়ে যেত ডাইরেক্ট। सीआरएफ के साथ डायरेक्ट सीआरएफ का वैल्यू को 60,000 से इंटू कर दोगे, मतलब दिस इंटू दिस। हाँ कर सकते हो ना, वही तो एक्चुअली हो रहा है। बट हम लोगों को एक पैटर्न में तो करना है, मतलब पीवीएएफ का मतलब तो पता होना चाहिए। तो सॉरी मतलब क्या, अगर हमें सीआरएफ देके रहता है ना, इसका मतलब क्या, वो रेसिप्रोकल पीवीएएफ है। पीवीएएफ का रेसिप्रोकल ऑन एंड भी बोलते हैं, मतलब जो भी वैल्यू होगा उसको 1 बाई करना है। ठीक है, दिस इज द रेसिडुअल सिस्टम। कि ये भी एक तरीका होता है कि इफ यू नो द सीआरएफ देन यू कैन फाइंड आउट योर वैल्यू इन दैट वे। बात समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज अनदर वे ऑफ कैलकुलेशन। अगर कैपिटल रिकवरिंग फैक्टर पता हो जाए, मतलब बेसिकली आप डिपॉजिट कर रहे हो ना, तो दिस इज योर कैपिटल, बट यू वांट टू विथड्रॉ सम मनी, तो आप इसको रिकवर करना चाहते हो, तो इसका एक फैक्टर होता है जो वैल्यूएशंस करके आपको बता दिया गया है। तो आपको अगर फैक्टर पता है तो एक्चुअली क्या होता है, पीवीएफ का रेसिप्रोकल होता है। जो भी पीवीएफ होगा 1 बाई सीआरएफ का मतलब पीवीएफ हो जाता है। ठीक है, 1 बाई सीआरएफ पीवीएफ का रेसिप्रोकल। बेसिकली दिस इज द सिस्टम ऑफ रेसिडुअल। इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया शंकर जी, प्रिया, ज्योति? हाँ समझ में आ गया। सिंपल है, बस एक तरीका है और कुछ जस्ट मेथड। ओके, याद रखिएगा। क्या है ना, कभी कभी सवाल पूछते हैं रेसिडुअल की किस तरह का, कैपिटल रिकवरिंग फैक्टर भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज कैपिटल रिकवरिंग फैक्टर। तो इन दैट वे आप एग्जांपल के साथ भी इसका जवाब। हाँ बोलो सर। तो जब एग्जाम पे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा उस टाइम पे x इंटू PVAF जैसा ये पैटर्न में जो हम लोग ने किया ऐसा करके करेगा, या डायरेक्टली 60,000 इंटू नहीं, जो ये अमाउंट होगा देखो, दिस इज जिसका एमसीक्यू है उनको तो कुछ नहीं करना है। जैसे कंपनी सेक्रेटरी में तो एमसीक्यू पूछता है, तो आपको कुछ बताने का जरूरत नहीं, आप तो बस कैलकुलेट करो, जवाब दो। बट जैसे कि सीएमए या सीएमए वालों के लिए क्या करता है ना, उनको पूछता है एग्जाम में, प्रेजेंटेशंस भी देना पड़ता है। इन दैट केस दे कैन शो देयर प्रेजेंटेशंस आल्सो। ये ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ऐसा करने से आपको गलती नहीं होता है। ठीक है, ये तो एक प्रेजेंटेशन का तरीका है कि भाई स्टूडेंट को कितना अच्छे से समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, उसको बताना। समझे कि नहीं? आप अपने प्रैक्टिस के टाइम पे भी ये फॉलो कीजिएगा।
बट एग्जाम टाइम पे ऑब्वियसली जिसमें आपका जल्दी जवाब आ जाए, आपको वो जवाब आ जाए। अगर एमसीक्यू है तो फिर इतना क्यों करोगे? बट हाँ फॉर योर सर, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए। हाँ, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट बिल्डर, ठीक है। एंड फिर उनके लिए भी जिनका प्रेजेंटेशन मैंडेटरी है, जिनको एग्जाम में समझाना पड़ता है इसको, मतलब जो एग्जामिनी है, एग्जामिनर है, उनको। Yes, I know the concept. Okay. There is yet another term called sinking fund factor. क्या factor? Sinking fund factor. प्यार से बोला जाता है SFF. It is simply the reciprocal of future value annuity factor. वो प्रेजेंट वैल्यू का है, ये फ्यूचर वैल्यू का है, इतना फर्क है और कुछ नहीं। एग्जाम्पल लिख लो। What amount should be deposited today sorry what amount should be deposited at the end of each year for 5 years to get 60,000 after 5 years. Use sinking fund factor equals to 0.1414. This factor is given to you. What is the meaning of this? बड़ा सिंपल है, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है। दादा आंसर की 8484। हाँ, यस, वेरी गुड। बट प्रेजेंटेशन प्लीज ड्रॉ कर लो, काम आता है। जब कई महीनों बाद आप पेपर को ओपन करते हो ना, मतलब नोट्स को, तो तब आपको समझ में नहीं आता कि क्या है। उसका समझदारी के लिए ये प्रेजेंटेशंस बहुत काम आएगा। सीखना सिर्फ अभी के लिए थोड़ी है, हमेशा काम आए, ऐसा सीखना ही सीखना चाहिए। लेकिन नोट्स को भी ऐसे बिल्डअप करो ताकि आप कभी भी देखो तो एटलीस्ट आपको याद आ जाए, अच्छा ये हुआ था। चाहिए तो फ्यूचर वैल्यू ना, बिकॉज वी वांट फ्यूचर वैल्यू, सो दैट्स व्हाई वी ड्रॉ इन दिस वे। अब इसका हिसाब तो एकदम सिंपल है, x इंटू FVAF इक्वल्स टू 60K। 60K मैं यूज कर दिया यहाँ पर, जगह शॉर्ट था बोल के, आप लोग पूरा लिखिएगा। x इंटू 1/SFF, यही तो फॉर्मूला है, इक्वल्स टू 60K। सो x डिवाइडेड बाई 0.1414 इक्वल्स टू 60K, और x इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 8484। दैट मींस इफ यू डिपॉजिट 8484 ऐसा करके अगर आप डिपॉजिट करते जाओ, और इफ यू नो दिस सिंकिंग फंड फैक्टर, सो एट द एंड ऑफ 5 ईयर आपको 60,000 मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द अनदर वे, अनदर टेक्निक ऑफ कैलकुलेशंस। क्लियर है ना? सेम कॉन्सेप्ट वो प्रेजेंट वैल्यू के लिए था और ये फ्यूचर वैल्यू के लिए बताया मैंने। हेलो, बस टर्म थोड़ा सा याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो,
क्या आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है हाँ आवाज, सर। आ गया समझ। ओके ठीक। थर्ड पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ध्यान से लिखिएगा। परपीचुइटी, परपीचुइटी, ओके। बेसिकली परपीचुअल से आया, परपीचुअल मतलब जो चले जा मतलब चलते रहता है, चलता रहता है, खत्म नहीं होता, उसको परपीचुअल बोलते हैं ना। तो ये परपीचुइटी है। ये परपीचुइटी कैसे होगा, लिखिएगा प्लीज। परपीचुइटी is a annuity to continue forever, to continue forever, हमेशा चलेगा, ऐसा एक तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। its present value, its present value मतलब PV is given by A by I। इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका फॉर्मूला है A by I, बस जस्ट A by I। नाउ सपोज प्रेजेंट द परपेचुइटी का एग्जांपल कुछ मतलब माइंड मैप कुछ ऐसा होगा, दिस इज द 0 ईयर, 1 2 3 4, ओके, ऐसा करके चलता जाएगा अप टू इनफाइनाइट ना, तभी तो परपेचुइटी है, खत्म नहीं होगा। आपका जो पेमेंट मिलेगा वो खत्म नहीं होगा। अब सवाल है कि इसके लिए करना क्या है। करना कुछ ऐसा है कि ये जो अमाउंट है, ये जो आप जमा करोगे, विथड्रॉल करते जाओगे या फिर जमा करते जाओगे, जो भी हो, इसका प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। कि आप अगर विथड्रॉल करना है तो एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू चाहिए कि इतना इतना करके विथड्रॉल करते जाएंगे, इतना इतना करके विथड्रॉल करते जाएंगे अप टू इनफाइनाइट तक, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। देन फॉर्मूला इज एक्चुअली A by I, जस्ट A by I। एग्जाम्पल लिखिए तो कुछ कॉन्सेप्ट समझ में जरूर आ जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। एग्जाम्पल से तो क्लियर होगा ही। इज दिस पॉइंट क्लियर ना? परपेचुइटी इज एन एन्युइटी टू कंटिन्यू फॉरएवर। इसका प्रेजेंट वैल्यू A by I होता है। इसका मतलब कुछ ऐसा कि आप इतना 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 करके उठाते जाओगे, इतना इतना करके विथड्रॉल करते जाओगे, बट व्हाट अमाउंट, व्हाट शुड बी द अमाउंट डिपॉजिटेड टुडे, और क्या अमाउंट आप एक्चुअली विथड्रॉल कर पाओगे आज अगर इतना अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो तो दिस इज द परपेचुइटी क्वेश्चंस, ओके। कुछ एग्जांपल्स लिखिए तो। The stock of X Limited presently trade at rupees 170. It is expected to pay dividend of 20, dividend of rupees 20 at the end of each year. If required rate of return, if required rate of return is 10% per annum, calculate intrinsic value. इंट्रिंसिक का मतलब बता दो, ओल्ड और एक्चुअल जो भी बोलो आप,
क्वेश्चन क्या है मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको. The stock of X Limited presently trade at rupees 170. It is expected to pay a dividend of rupees 20 at the end of each year. If required rate of return is 10% per annum, calculate intrinsic value of the stock. And advise the investor. क्वेश्चन समझ में आया? पहले मुझे तो ये बताइए. शंकर जी, प्रिया, रोशनी, ज्योति, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? है तो प्रिया समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? शंकर जी? नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू पूछा है जी बोलिए. ये. द स्टॉक ऑफ एक्स लिमिटेड प्रेजेंटली ट्रेड एट 170. It is expected the pay dividend of rupees 20 at the end of each year. If required rate of return is 10% per annum, calculate intrinsic value. इंट्रिंसिक वैल्यू कौन सा मतलब पूछ? स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू क्या है, यही पूछ रहे हैं आप. अच्छा, हर स्टॉक का एक एक्चुअल वैल्यू होता है. कभी वो उससे ज्यादा मार्केट में ट्रेड करता है, ओके, कभी कभी वो मार्केट में उससे ज्यादा में ट्रेड करता है, कभी कभी उससे लोअर में ट्रेड करता है. तो हमें आपको यही पूछा जा रहा है कि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है. ठीक है. ओके, आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन तो समझ में आया, but now we need the solution. As per एक मॉडल में स्टॉक की क्लास में शायद किसी का हुआ था, किसी का नहीं हुआ था, कभी पहले का बात है, मतलब 1-1.5 महीना पुराना बात होगा. एज पर दी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, याद है किसी को? मैंने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पढ़ाया था. शंकर जी आई थिंक थे आप क्लास में, डिविडेंड मॉडल पढ़ा रहा था. कॉपी में होगा, चेक कीजिएगा कभी. तो वो मॉडल मैं वहां पर बताया. एज पर द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, इसका एक दूसरा नाम है, मतलब इसको प्यार से कहते हैं डीडीएम. ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब IV0 इक्वल्स टू PV0. इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स टू 0 मतलब करंट ईयर, IV0 इक्वल्स टू PV0 ऑफ ऑल द फ्यूचर डिविडेंड, ऑल द फ्यूचर डिविडेंड. तो फिर परपेचुइटी है ना, ये हमारे यहाँ पर डिविडेंड मतलब क्या बोला, कोई ये नहीं बोला कि इतना साल बाद कितना मिलेगा, हमें इतना ही बोला है कि चलता जाएगा, है ना. हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हमें पेमेंट मिलता जाएगा. अब ये नहीं पूछा कि कितना साल तक. तो बेसिकली परपेचुइटी है ना, ये जो डिविडेंड जो यहाँ पर बोला है 20 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो हर साल हमें 20 रुपए करके डिविडेंड देता जाएगा. कितना साल तक कुछ नहीं बोला, तो फिर ये परपेचुइटी हो गया ना. तो हम लोगों को पता है कि परपेचुइटी में हम लोग ये बाई आई फॉर्मूला यूज करते हैं. तो 20/0.1, बिकॉज इंटरेस्ट कितना है, 10% है. एक्सपेक्टेड जो है रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, ये हम लोगों ने पहले ही देख के रखा. तो A/I मीन्स 20/0.1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 200. हेलो, करके देखिए 20/1, 20/1 कीजिए. 20 আসছে দাদা। 20 डिवाइडेड बाई 0.1. अरे 20 डिवाइडेड बाई 0.1, मैं 1 बोला तो भी 1 कर रहा है. 10% मतलब 0.1 ना. हेलो, अरे 10% मतलब 10/100 मीन्स 0.1, मतलब 0.10, जो भी बोलो आप.
तो ये हुआ ना, तो 10/100 करके जो पॉइंट बना है आपको बस वही पॉइंट लिखना पड़ता है। तो 20/0.10 इक्वल्स टू 200। तो बेसिकली आपका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो स्टॉक का कितना आ गया, 200। नाउ द क्वेश्चन इज, आपका जो ये बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा ट्रिकी करने का जरूरत नहीं है। स्टॉक ऑफ एक्स लिमिटेड प्रेजेंटली ट्रेडेड 170, इसका स्टॉक करेंटली 170 में चल रहा है। तो आपको पूछा गया है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टर ऐसे आप इन्वेस्टर्स को क्या सलाह दोगे? बोलिए, इन्वेस्टर को क्या एडवाइस दोगे जब इंट्रिंसिक वैल्यू 200 है? इन्वेस्टर शुड गो लॉन्ग। इन्वेस्टर शुड गो लॉन्ग मतलब इन्वेस्ट करने के लिए बता रहे हो? हाँ है दादा। शंकर जी क्या लगता है? नहीं समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए लिखिए, समझ में आ जाएगा। However, P0 equals to 170. P0 means current market price, huh? P0 means current market price. लिख के रख लीजिए। जीरो डिनोट करता है करंट को, हाँ। P for तो प्राइस होता ही है। P0 equals to 170. Since P0 less than IV0, P0 less than IV0, IV मतलब intrinsic value. The stock is trading cheap. That means under price है। Under price है। An investor should go long. Long मतलब उसको buy करना चाहिए। Buy should go long, buy this stock. Should buy this stock. Should go long और आप लिख सकते हो buy the stock. मतलब इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब शायद शंकर जी को लग रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट क्या आ गया, 170 मार्केट प्राइस है, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू, इस पर्टिकुलर स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू है उसका 200। ये हमें कैसे पता चला? बिकॉज कंपनी का जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो उसमें बता रहा है कि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है और वो 20 करके उसको डिविडेंड हर साल देना ही देना है, तो एक कंपनी, एक सिंपल सा बात है कि एक कंपनी जब ऐसा वादा करता है ना कि मैं 20 रुपया करके आपको देता ही जाऊंगा, ओके, हमेशा हर साल के एंड पे, तो 20 करके अगर आपको वो डिविडेंड देता ही जाएगा और उसको पता है कि उसका रिकॉर्ड रिटर्न जो है वो 10% है ही, इसका मतलब उसका क्षमता है, पावर है, वैल्यूएशन करके देखा गया है, तो इन दैट केस उसका एक्चुअली एक एक शेयर का वैल्यू हो जाता है 200 रुपया करके, और ये उसका एक्चुअल वैल्यू है, तभी वो बता सकता है कि यस आई कैन पे। And now the point is कि if company's actual valuation is this and the current market price is 170, that means this stock can anytime reach to 200. ये जो स्टॉक है ये कभी भी किसी भी मूवमेंट पे 200 पे पहुंच सकता है। बात समझ में आ रहा है? शंकर जी बोलिए। जैसे एक सिंपल बात कर सकते हैं, कौन सा कंपनी का शेयर लें, कोई भी ले सकते हैं, से फॉर एग्जांपल कैम्स शेयर, ओके, ये स्टॉक अच्छा खासा मार्केट में अपने आप को बनाया। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्योंकि इसका एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है, वो सब एनालिसिस तो हम लोगों ने नहीं किया, बट वैल्यूएशन करने का बहुत सारा तरीका है। ये वन ऑफ द तरीका कि अगर कंपनी अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है और वो बोल रहे कि वो परपेचुअल डिविडेंड देगा, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैम्स का जो शेयर का वैल्यू है 1858 करके एक शेयर का दाम चल रहा है, बट सपोज मानिए कि इसका
से फॉर एग्जांपल इसका एक्चुअल वैल्यू, अगर इसका एक्चुअल वैल्यू अगर 1500 है, इट्स एक्चुअल वैल्यू इज 1500, इसका मतलब ये हायर प्राइस पे चल रहा है, ओवर वैल्यूड है। हेलो, ये जो हम लोग मार्केट में बोलते हैं ना ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, बोलते हैं कि नहीं बोलते कि मार्केट ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है, इस तरह का वर्ड हम लोग मार्केट में यूज करते हैं। हेलो, मेरा बात समझ में आ रहा है सबको? अगर ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब कि इन्वेस्टर को अभी बाय नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, अंडर वैल्यूड है मतलब तो बाय करना चाहिए। एग्जैक्टली। अब ये ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड का पर्सपेक्टिव किसके साथ कंपेयर करके होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ, IV0 के साथ। तो इसका जो इंट्रिंसिक, अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का बहुत सारा तरीका है। दिस इज वन ऑफ द वे कि अगर उसका परपेचुइटी है, डिविडेंड इतना करके देते जाएगा, तो ये एक तरीका है उसका एक्चुअल वैल्यू पता करने का। आगे आगे हम लोग जैसे आगे और बढ़ते जाएंगे इंट्रिंसिक वैल्यू का और भी तरीका सीखेंगे, बट दिस इज वन ऑफ द वे। ये भी एक तरीका है, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पता है तो आप इस तरीके से इसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये जो 170 अभी ये मार्केट पे चल रहा है, ये अंडर वैल्यूड है। दिस इज द अंडर वैल्यूड स्टॉक। और क्योंकि ये अंडर वैल्यूड है तो फिर इसको बाय करना चाहिए, बिकॉज जिसका वैल्यूएशन कम है। और एक चीज हम लोग अपने एक्सपीरियंस से देखते हैं कि जिसका जो वैल्यूएशन है ना, वो अपने वैल्यू पे आज नहीं तो कल पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये मैंडेटरी है, अगर बहुत कुछ बड़ा कुछ ना हो जाए, अपने वैल्यूएशन पे हर एक स्टॉक को तो पहुंचना ही पहुंचना है। अब ऐसा क्यों बात बोल रहे हैं, मैं इस तरह इसीलिए बोल रहा हूँ कि जैसे हर इंसान का एक कैरेक्टर होता है, ये मैंने अपने पर्सनल लाइफ में स्टडी करके देखा कि ईच एंड एवरी पर्सन हैव देयर ओन पर्सनालिटी एंड ओन कैरेक्टरिस्टिक। कभी कभी जैसे एक सिंपल मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, मैं लिटिल बिट आलसी टाइप का हूँ। कभी कभी मेरा मन करता है कि अभी भाग दौड़ करके अपने आप को एकदम ये कर देना है। बचपन में बहुत खेलता था, लेकिन ये जब से वर्किंग प्रेशर आ गया, मैं मैनेज, मुझे ये दौड़ भाग का ना प्रेशर थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो जाता है। तो मैं कभी कभी करता हूँ, तो उस टाइम पे मैं एक्चुअली ओवर वैल्यूड हो जाता हूँ। तो अगर वैसा हालत में कोई इन्वेस्ट करे तो फिर मैं अंडर वैल्यूड हो जाऊंगा, बिकॉज ऐसा मेरा ज्यादा दिन तक मेरा मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग वगैरह में ज्यादा दिन तक कभी भी अभी तक तो लास्ट 5-7 साल में नहीं कर पाया। जब प्योरली खेलता था तब अलग बात, बट आजकल तो नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कभी कभी बहुत अच्छा कुछ हैबिट बना लूं, दैट मींस आई एम ओवर वैल्यू। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब यही है कि हर एक इंसान का, हर एक स्टॉक का एक अपना वैल्यू होता है, उसका एक तरीका होता है। जैसे यहाँ पर स्टॉक का एक तरीका हम लोगों ने निकाला। जैसे कोई कोई बच्चा ऐसे होता है ना जो नॉर्मली नहीं पढ़ता, लेकिन एग्जाम के टाइम पे बहुत पढ़ते हैं। क्या सही बोल रहा हूँ ना ज्योति? कोई कोई स्टूडेंट ऐसा होता है ना जो नॉर्मली स्टडी नहीं करता है, नॉर्मली नो स्टडी, बट एग्जाम टाइम पे इतना पढ़ता है कि जैसे कुछ स्पेशल बात हो गया। लेकिन क्या एग्जाम टाइम पे अगर किसी को देख के आप उस पर इन्वेस्ट कर दिए कि नहीं ये बंदा बहुत आगे जाएगा, तो क्या आपका इन्वेस्टमेंट क्या लगता है सही जाएगा? हेलो, क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। वो बच्चा जो नॉर्मली नहीं पढ़ता बट एग्जाम टाइम पे बहुत पढ़ता है, वो उसका आदत बन गया है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक के साथ आ गया है। अब बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आदत को एकदम परमानेंटली बदल लेता है। वेरी फ्यू पीपल्स आर देयर। ऐसा स्टॉक मिल जाए तो बहुत बहुत बड़ी बात है। बट ये इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब यही है कि उसका जो ओरिजिनल कंडीशंस है, दैट इज द नो स्टडी कंडीशंस, वो आज नहीं तो कल उसमें आएगा। या फिर वो बच्चा एग्जाम टाइम में नहीं पढ़ता है, बट एग्जाम टाइम में नहीं पढ़ता है बट नॉर्मल टाइम में बहुत पढ़ता है, तो ओरिजिनल कंडीशंस पे आज नहीं तो कल तो वो आएगा ही आएगा। सिमिलरली स्टॉक के केस में भी ये जो 200 है ना, ये उसका ओरिजिनल दाम है, वो वैल्यू में तो आज नहीं तो कल वो टच करेगा ही करेगा। उसका बिजनेस वैल्यूएशंस के साथ मैच करा के ये बनाएंगे। आई होप क्लियर हुआ है। हेलो, क्लियर है कि नहीं है? है दादा। ज्योति क्लियर? प्रिया का क्या प्रॉब्लम हो गया? ये क्या नेटवर्क इशू यस बता रहा है? सर। शंकर जी क्लियर ना? शंकर जी हाँ यस।
Next point, another important and interesting area. Perpetual growth rate. परपेचुअल ग्रोथ रेट में क्या है, लिख लीजिए क्वेश्चंस पहले. कंसिडर, क्वेश्चन नहीं सॉरी, कॉन्सेप्ट. कंसिडर द कैश फ्लो स्ट्रीम. कंसिडर द कैश फ्लो स्ट्रीम which begins with C1. C1 मतलब वो कैश फ्लो का पहला स्ट्रीम, and grows at the rate of G. At the rate of G. मतलब वो कैश फ्लो स्ट्रीम चालू होता है, जो चालू होता है C1 से, और ये ग्रो करेगा G रेट पे. रेट क्या है वी डोंट नो करेंटली, लेकिन ग्रोथ इसका फॉरएवर जाएगा. टाटा कंपनीज जैसा या रिलायंस जैसा, टाटा बोल सकते हैं मोर देन 100 इयर्स ग्रोथ करे जा रहे हैं, स्टिल गोइंग कंसर्न, मतलब चलता जाएगा, ऐसा मूवमेंट के साथ ही है, फॉरएवर ग्रोथ. इफ required rate of return is I. If required rate of return is I, the present value of entire stream, the present value of entire stream, मतलब जो कैश का स्ट्रीम बह रहा है, इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इज गिवन बाय, कुछ इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इज गिवन बाय, দাদা একটু উপরটা একটু দেখাও. ठीक है. হ্যাঁ হয়েছে? হ্যাঁ দাদা. 0 1 2 3 चलता जाएगा ना, तो अप टू इनफाइनाइट. ओके, इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी. तो कैश फ्लो स्टार्ट हो रहा है इसका C1, फिर C1 ही रहेगा, कैश फ्लो का नाम C1 है, लेकिन ग्रोथ है हर साल 1 प्लस जी. अगेन थर्ड ईयर में भी ग्रोथ है, C1 इंटू 1 प्लस जी होल स्क्वायर. ओके, इस तरह से चलता जाएगा इनफाइनाइट तक. तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिसका हर साल ग्रोथ होता है. जब हर साल परपेचुअल ग्रोथ होगा, मतलब परपेचुइटी तो है लेकिन ग्रोथ के साथ है, तो अगर ग्रोथ के साथ है तो फिर इसका हिसाब कैसे होगा, इन दैट केस इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो कैश फ्लो तो पता है C1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी, सॉरी I माइनस जी. C1 divided by I minus G. I. This is the formula we use in this case, perpetual growth rate. फॉर्मूला तो समझ में आ जाएगा, बट कैसे यूज करना है वो पहले थोड़ा देख लें. लिख लिए ना? দাদা বলছি এন্টায়ারের পর কি লিখেছিলেন? Entire stream is given by stream. আচ্ছা. एग्जाम्पल लिखिए. The stock of X Limited presently trade
at ₹350, 350 चल रहा है. It is expected to pay a dividend of ₹20 next year. This will grow at 4% per annum forever. चलता जाएगा, perpetuity है, that's why. If required rate of return is 10%. कॉन्सेप्ट करीब सेम ही रखा मैंने, बस हर साल 4% का ग्रोथ आ गया, ये अलग हो गया. 10% पर annum. सवाल सेम है, व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू of the stock, that is IV0. Advise the investor. Again I must ask, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट क्लियर है ना कि क्या पूछ रहे हैं? एक्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 350 चल रहा है, बोला जा रहा है कि 20 रुपए करके डिविडेंड नेक्स्ट ईयर देगा और हर साल 4% करके ग्रो करेगा पर एनम फॉर एवर. हर साल 4% फॉर एवर तक ग्रो करेगा. अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो सकता है? आपको इन्वेस्टर को बताना है कि वो इन्वेस्ट करे कि ना करे. सवाल क्लियर है तो फिर मैं जवाब में जाऊंगा. शंकर जी, ज्योति बताइए. It is यहाँ तक तो क्लियर है. It is expected to pay dividend of 20 next year. This will grow at 4% per annum. मतलब 20 रुपया करके 20 रुपया नेक्स्ट ईयर देगा, उसके बाद 4% बढ़ जाएगा. मतलब 20 रुपया का 4%. अच्छा, 20 रुपये का 4% बढ़ जाएगा. और फिर है, if required rate of return is 10% per annum. What is the intrinsic value of the? मतलब इसमें ग्रोथ आ गया. मतलब लास्ट वाला समझ में क्या था कि आपको सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया जा रहा था. इसमें आपको हर साल 4% ग्रोथ है. हर साल 4% ग्रोथ है. मतलब ज्यादा अच्छा वाला है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसका हिसाब कुछ ऐसा होगा. अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको कैसे पता करें? IV0 इक्वल्स टू, अच्छा अगेन एक पॉइंट लिख लीजिए, एज पर DDN, मतलब एज पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. ये मैंने डिटेल्स में लिखाया है, आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा पुराना कॉपी में. जिनका हुआ है, जिनका नहीं हुआ उनको तो नहीं मिलेगा, बाद में पता चल जाएगा. एज पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. IV0 equals to present value of all future dividend, of all future dividend. बट क्योंकि ये ग्रोथ रेट के साथ है तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है, C1 डिवाइडेड बाई I माइनस G. तो आपको पता है C1 कितना है हर साल? 20 है ना. मतलब हर साल नहीं, मतलब स्टार्टिंग स्ट्रीम 20 है. I कितना है? 0.1, 10% है. और ग्रोथ रेट है 0.4% करके, तो 0.04. तो 20 बाई 0.06 इक्वल्स टू कितना होता है मुझे बताइए.
कितना हो रहा है रोशनी, ज्योति? ट्रिपल 3.33। 333.33। आया सबका? शंकर जी आया 333.33? ज्योति, ज्योति का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर आ गया। अब एडवाइस भी कर दे इन्वेस्टर को, क्या करेगा? इन्वेस्ट করতে হবে। करेगा शुड गो शॉर्ट। मतलब शॉर्ट सेल ज्यादा करेगा? है, हाईली प्राइस्ड है। ও হ্যাঁ হ্যাঁ Overpriced সরি, है। আমি 200 ভাবছি। Since P0 greater than IB0, मार्केट प्राइस ज्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से। ये IB है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू है ये। इंट्रिंसिक वैल्यू 333, लेकिन क्वेश्चन मेरा कितना है? 350 का बोल रहा है करंट मार्केट प्राइस। तो while P0 equals to 350 and IB0 equals to 333, so the stock is trading rich, मतलब मार्केट में ये ज्यादा दाम में बिक रहा है, that means overpriced। The investor should sell the stock go short, सेल दी स्टॉक और गो शॉर्ट। गो शॉर्ट मतलब वो शॉर्ट टर्म में शॉर्ट सेलिंग होता है ना सर, मतलब ये डाउनग्रेड जाएगा, अभी ज्यादा दाम में चल रहा है, आज नहीं तो कल 333 क्या 300 के आसपास इधर आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू के आसपास आ जाएगा। तो ऐसे सेल स्टॉक को सेल कर देना चाहिए अगर होल्डिंग में है तो, या फिर शॉर्ट सेलिंग अगर मौका देता है कंपनी तो शॉर्ट सेल करना चाहिए। तो दिस इज दी वन ऑफ दी वे। हाँ बोलो बोलो ज्योति, बोलो क्या बोल रहे हो? मुझे लगा था ये सेल द स्टॉक वाला जो है ना, गो शॉर्ट जी। का, मुझे लगा था वो इन्वेस्टर्स पहले से जो स्टॉक होल्ड करके रखा है वो सेल कर देगा। हाँ हाँ वही तो करेगा, इन्वेस्टर शुड सेल दी स्टॉक, मतलब जो होल्ड करके रखा है वही तो सेल कर देगा, क्योंकि तो मार्केट सर डाउन हम होगा लोग ना। जब, हाँ पर हम लोग जो उसमें पड़ता है शेयर मार्केट में गया, तो वो तो एक शॉर्ट सेल ऐसा भी है ना कि मतलब पहले सेल कर देंगे एंड देन फिर बाय करेंगे हाँ, तो वाला। मतलब तो सेम ही हुआ ना, पहले सेल बाद में बाई। जैसे मानो कि ये कैम्स देख पा रहे हो, चलो कैम्स नहीं, जो नेगेटिव है उसको देखते हैं। जैसे कैम्स का हम लोग केस स्टडीज किए थे लिस्टेशंस पे, और पूरा लंबा सोचे थे, और अच्छा जा रहा है कैम्स। 1400 का करीब दाम, 1300 समथिंग दाम था, याद है शंकर जी कैम्स का? कैंप्स का तो आईपीओ आया था ना। हाँ हाँ उस टाइम पे हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए थे ना कैम्स के बारे में। हाँ। अच्छा कोई एक बियरिश स्टॉक बताओ ना जो लास्ट दिन या फिर लास्ट फ्यू मंथ्स में नेगेटिव जा रहे हैं, एनी स्टॉक? नहीं ये भी पॉजिटिव है लास्ट 5-7 दिन। बियरिश स्टॉक क्या है लास्ट कुछ दिनों में? कुछ तो नाम बताओ सर। बैंक? ये भी पॉजिटिव है, किसी को नहीं आइडिया आ रहा है? थोड़ा दादा शॉर्ट पेट्रोनेट। क्या क्या? पेट्रोनेट। पेट्रोनेट? अच्छा चलो ठीक है, चलो अच्छा is an Indian oil and gas company formed by the government of India, import liquefied natural gas and set up the LNG terminals in the country। ठीक, इसका देखिए ज्योति, तुम जो बोल रहे हो ना शॉर्ट करने के लिए, सपोज मानो कि तुम्हें पता था कि ये स्टॉक 260 से नीचे की तरफ आएगा, नियर 250 आएगा। अगर आपको लग रहा था कि ये नेगेटिव जाएगा, तो अगर कंपनी मौका देता है या फिर आपका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म या कंपनी अगर शॉर्ट सेलिंग का परमिशन आपको देता है, तो आप इस पे शॉर्ट कर सकते हो। इसमें क्या करोगे आप?
इसको आप ओन नहीं किए तो पहले ही सेल कर दो। तो अगर सेल करोगे तो कितने दाम पे सेल करोगे? 251 पे सेल, 260 पे सेल कर दो। ठीक है, सेल दी स्टॉक मतलब आप ओन नहीं किए पर फिर भी आप इसको सेल कर सकते हो। एंड बाय करना पड़ेगा आपको सेम डे पे, जब ये जिस टाइम पे 3 बजे के आसपास के टाइम पे जब ये सबसे लोएस्ट में जाएगा तब उस टाइम पे आपको इसको बाय कर लेना चाहिए। तो ये नॉर्मली क्या होता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ना, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इस कॉन्सेप्ट को ना समझ नहीं पाता। शॉर्ट सेलिंग का मतलब कुछ ऐसे हो जाता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में टेक्नोलॉजी है, सपोज यू बाय इन 260, यू सेल 260 एंड बाद में आपने बाय कर लिया 250 में, तो केस उल्टा हुआ। नॉर्मली आप सेल उसी को कर सकते हो जिसको आप बाय करके रखे थे, बट इन शॉर्ट सेल कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है, अगर कंपनी परमिशन देता है, हमेशा परमिशन नहीं देता, जब देता होगा तो आप आराम से कर सकते हो कि सेल कर लो 260 में और फिर बाय कर लो 250 में। जैसे आप 250 में बाय कर लिए ना, ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा एंड एज पर योर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म दे जस्ट स्क्वायर ऑफ दिस थिंग्स, एंड इसका मतलब ये हो जाएगा you buy the stocks in 250 and you sell in 260, मतलब in a normal way, मतलब their feeling is like that। ये इंट्राडे में ही होता है, मतलब सेम डे में ही आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ज्योति? हाँ सर। तो अल्टीमेट इफेक्ट सेल ही हुआ ना, अल्टीमेट इफेक्ट सेल ही करना हाँ, ठीक है। वो शॉर्ट सेलिंग एक इंट्राडे का एक टेक्निक है, ठीक है, वो उससे भी लोग कमा सकते हैं। इट्स अ सिस्टम रोलर कोस्टर राइड, कभी कभी गलत भी हो सकता है, बट आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए किसी सब मैटर पे। बट हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया ना कि पहले सेल कर दो बाद में बाय करना, एक्चुअली ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ज्यादा होता है। दिस इज एक्चुअली फ्यूचर एंड ऑप्शंस का खेल है, डेरिवेटिव मार्केट। वहां पर आप कम में भी बोली लगा सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट के हिसाब से होता है। इसका तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एक्चुअली एग्जैक्टली डिटेल्स होता है, बट इन नॉर्मल स्टॉक मार्केट में भी आपके पास ये मौका होता है थोड़ा बहुत करने का। ओके, दैट्स अ डिफरेंट इशू। मैं अभी स्टॉक के डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, एकदम हार्डकोर कॉन्सेप्ट के साथ बात कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है बताइए? ये भी स्टॉक को चूज करने का, इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। क्लियर है ना? परपेचुअल ग्रोथ रेट, परपेचुइटी, सिंकिंग फंड, रेसिडुअल्स, ये सब थोड़ा हटके पॉइंट था। क्लियर है ना? है दादा। शंकर जी समझ में आया? ओके, हाँ क्लियर। ठीक है। अच्छा, कुछ होमवर्क ले लीजिए, कुछ होमवर्क ले लीजिए। You deposit you deposited 50,000 in a bank today. Interest rate is 9% per annum, compounded semi-annually. What is the accumulated दादा टुडेर पर কি লিখেছে? इंटरेस्ट का शॉर्ट में लिखा मैंने, INTT कर दिया, पूरा लिख ले तू, इंटरेस्ट पूरा लिख ले, ये मैंने शॉर्ट यूज किया। व्हाट इज द accumulated amount at the end of 5 years? ओके, घर में कीजिएगा, अभी नहीं, लिख लिया ना? लिख लिए ना ये वाला? हाँ लिख लिया। है दादा। What amount
should be deposited today such that you can withdraw such that you can withdraw 60,000 after 5 years if interest rate %10 per annum compounded quarterly. हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। लिखना हो जाएगा तो मुझे बोलिएगा। ज्योति हो गया? यस सर, हो गया। शंकर जी, रोशनी, कंप्लीट ना? है दादा। हाँ कंप्लीट हो। If a bank pays 10% per annum compounded semi-annually, what is the effective annual interest rate paid by the bank? Paid by the bank. If the bank pays 10% per annum, compounded semi-annually, what is the effective annual interest rate paid by the bank? This is the question. हो गया ना? हो गया? हाँ हो गया। If a bank pays 9% per annum compounded monthly, what is the effective annual interest rate yes, what is the annual effective interest? What amount should be deposited today to withdraw 500 at the end of each year for 7 years? The first withdrawal to take place 1 year from now. Interest rate is
10% per annum. If we deposit $80,000 today at 10% per annum, what amount can be withdrawn at the end of each year for 5 years? For 5 years. हो गया? एग्जाम्पल 6 तक हो गया? हाँ हो गया. दादा We deposit 1,000 today in a bank for 2 years. Bank pays 9% per annum, compounded monthly. What is the future value after 2 years? To get 1,000 rupees, get rupees 1,000 after 3 months. What amount should be deposited today if interest rate is 18% per annum, compounded semi-annual. Compounded semi-annual. हो गया? यहां तक हो गया? एग्जाम्पल 8 तक? है दादा हाँ हो गया. Last. If rupees 1,000 is deposited in a bank
for 7 months. At interest rate of 14% per annum, compounded quarterly. What will it amount to? Yes. These are the questions. Oh, sorry. लिख लीजिए. দাদা what will কি লিখেছো? What will it amount to? হয়ে গেছে? Complete? হয়ে গেছে। ज्योति हुआ ना? हाँ सर। सर एक चीज था, सेमी एनुअली बोलने से 6 मंथ्स वाला ना? जी जी जी, सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ्स, बाई एनुअली मतलब भी 6 मंथ्स एंड हाफ ईयरली मतलब भी 6 मंथ्स. ओके, ओके सर। सेमी एनुअली, बाई एनुअली एंड हाफ ईयरली, तीनों का मतलब 6 मंथ्स होता है. ठीक है, तो ये ट्राई कीजिए थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस के लिए. इसमें सब मिक्स्ड अप है, सब मिक्स्ड अप, नॉर्मल, कंपाउंड, डिस्काउंट, एन्युटी, सब मिक्स्ड अप है, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू. अब इसमें आप लोग आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिए कि किसमें कौन सा वाला अप्लाई करना है, थोड़ा बहुत एक आइडिया भी लग जाएगा. फिर नेक्स्ट दिन मैं किसी भी एक क्लास में, ऐसे तो इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक में जाऊंगा, फिर किसी एक क्लास में मैं सारा का सारा आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और जिसमें डाउट रहेगा उसको डिस्कस करूंगा. ऐसे सारा का सारा क्वेश्चन पे डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चन में मे भी डिस्कस करने का जरूरत हो सकता है. ठीक है, और एक क्वेश्चन मुझे शंकर जी भी पूछा था कि लास्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली, वो वाला भी मैं डिस्कस करूंगा. ठीक है, ओके ठीक है. नेक्स्ट कल है क्लास, नेक्स्ट कल होगा. हाँ कल होगा. ठीक ठीक है, टाटा फिर सबको, बाय. রাখছি দাদা, গুড নাইট। थैंक यू. बाय सर। ओके जी, चलो बाय, थैंक यू. রাখছি দাদা, গুড নাইট। ओके ओके, गुड नाइट.